हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं और आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है और आपसे भी डर रहे हैं कि सर सोशियोलॉजी में कहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, तो प्यारे अब आप सभी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी का जितने भी MBBS सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका एक सीरीज़ ला रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं टोटल 5 वीडियो दूंगा, ज़्यादा वीडियो नहीं दूंगा। ठीक है, 5 वीडियो में प्रत्येक वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्रश्न पे चर्चा करेंगे और इस प्रकार से 50 प्रश्न मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा लगभग। ठीक है, और इस 50 प्रश्न की तैयारी आप सभी को लगभग लगभग याद ही होगा अगर आप शुरुआती से पढ़ रहे हैं, और नहीं याद भी है तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा इस 50 प्रश्न को। और याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप कॉपी में न लिखिए, वीडियो को ही 4-5 बार देखिए, समझिए, याद हो जाएगा। ठीक है, और याद हो जाएगा मतलब आपका सब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब हमारे साथ जुड़ जाइए आप सभी और अच्छे से क्लास कर लीजिए। ठीक है, बचे हुए दिन में मैं जल्दी जल्दी ये 5 वीडियो अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, आपको डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, भ्रूण हत्या क्या है। ठीक है, भ्रूण हत्या आप समझ रहे हैं, भ्रूण हत्या क्या है, ये आप क्लास 10th में 9th में पढ़ते हैं कि भ्रूण हत्या क्या है। तो माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों का लिंग परीक्षण करा के बेटी होने पर गर्भ से ही उसकी हत्या कर देना भ्रूण हत्या कहलाता है। इसका नियंत्रण के लिए इस पर नियंत्रण के लिए वर्ष 1993 ईस्वी में PNDT कानून बना था। ठीक है, तो ये याद रखोगे। सबसे पहले भ्रूण हत्या के बारे में अगर पूछे तो माँ की गर्भ में पल रहे बच्चे, मतलब माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह बच्चे का परीक्षण करना। मतलब हम क्या करते हैं आजकल, अल्ट्रासाउंड जिसे आप कहते हैं ना अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड कराने से क्या होता है, पता चल जाता है कि माँ के पेट में नहीं, माँ के पेट में जो बच्चे पल रहे हैं ये वो लड़की है या लड़का। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब लड़की की ही हत्या होता है, कभी कभी लड़का का भी हत्या करा दिया जाता है। तो ज़्यादातर देखता है कि यार माँ के पेट में लड़की है तो कहते हैं चल इसका हत्या करा दे, मतलब उसका भ्रूण हत्या, मतलब माँ के पेट में ही बच्चे को मार देना, ये क्या कहलाता है, भ्रूण हत्या कहलाता है। ठीक है, और इस पर नियंत्रण के लिए, मतलब इस पर सरकार ने नियंत्रण के लिए कि ये गलत हो रहा है, ऐसे में क्या होगा कि केवल लड़कों की संख्या बढ़ जाएगा और लड़कियां इस देश से, इस विश्व से मतलब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए वर्ष 1993 ईस्वी में कानून बनाया था, जिस कानून के तहत यह कहा गया था कि अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा भी रहे हैं तो जो कर रहे हैं उसको यह बताना नहीं होगा कि जो पेट में बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। ठीक है, तो इस पर नियंत्रण के लिए कानून बना था। हालांकि डॉक्टर सब इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पैसे उसे लेकर बता देते हैं, जिस कारण से क्या है, बहुत ज़्यादा हत्या होता है, भ्रूण हत्या अभी भी यह बना हुआ ही है। ऐसा नहीं कि अब इस पर रुकावट हुआ है, लेकिन हाँ पहले से बहुत ज़्यादा रुकावट हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादातर यहाँ देखिए करा ना, बेटी की होने पर, मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादातर, लेकिन आप आंसर लिखिएगा तो बेटी लिखिएगा तो इससे क्या होगा कि आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, और बेहतर नंबर मिलेगा, क्योंकि अगर बेटा लिखिएगा तो कहेगा यार ये बच्चे को सही जानकारी नहीं है, क्योंकि लोग बेटी को मारना पसंद करते हैं। ठीक है, बेटा को मारना पसंद नहीं करते, लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है, मान लीजिए किसी को सबसे ज़्यादा बेटा ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, बेटा ही है, तो वो क्या कहना चाहेगा कि हमको बेटी हो, और माँ के पेट में जो बच्चा फिर पड़ रहा है वो क्या है, तो फिर बेटा ही है, तो वो क्या करेगा, कहेगा यार बेटा इतना है तो मैं फिर बेटा लेकर क्या करूँ। तो कोई कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो बेटा का भी हत्या करवा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले इस प्रश्न का आंसर याद रखिएगा। आगे बढ़िए, संप्रदाय क्या है, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, 2 मार्क्स के लिए। संप्रदाय क्या है तो लिखिएगा ऐसी वैसी विचारधारा जो संकीर्ण और कट्टरवादी मानसिकता का सूचक हो, अपने धर्म के सामने दूसरे धर्म को नीचा समझता हो और अपने धार्मिक आकांक्षा को पूरा करने के लिए राष्ट्र हित को बलि पर चढ़ा देता है, वही संप्रदायवाद कहलाता है। ठीक है, या संप्रदायवाद कहते जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो मतलब वैसी विचारधारा जिसमें क्या हम अपने धर्म को बेहतर समझने के लिए दूसरे धर्म को नीचा समझते हैं या नीचा उसे गिराते हैं, या कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे क्या होता है कि दो धर्म आपस में लड़ते हैं, और दो धर्म जब आपस में लड़ेंगे तो ये राष्ट्र हित के लिए क्या होगा, गलत साबित होगा। क्योंकि जैसे ही मतलब कोई भी दंगा होता है तो इसमें क्या किसको मतलब बर्बादी का सामना किसे करना पड़ता है, एक तो सबसे पहले मतलब जो जो धर्म दो धर्म लड़ रहे हैं उस धर्म में तो बर्बादी होता है, उसके साथ देश की क्षति होता है। ठीक है, मतलब राष्ट्र की क्षति होता है। तो इस प्रकार से संप्रदायवाद के बारे में आप सभी लिख सकते हैं। चिपको आंदोलन क्या है, टॉप लेवल का प्रश्न है, क्लास 10th का भी में भी आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और 12th में भी ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, आता है। चिपको आंदोलन पर्यावरण से जुड़ा एक आंदोलन है। यह आंदोलन कैसा आंदोलन है, तो यह पर्यावरण से जुड़ा आंदोलन, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं तो पता ही आप सबको, जब जंगलों को खूब ज़्यादा काटा जाने लगा तो लोग क्या है कि जंगल से मतलब पेड़ से चिपक जाते थे, जिससे लोग मतलब पेड़ को नहीं काटते थे, तो इसीलिए इस आंदोलन का नाम ही दे दिया गया था चिपको आंदोलन। तो आप सभी इस प्रकार से लिखिएगा, चिपको आंदोलन पर्यावरण से जुड़ा एक आंदोलन है जिसके संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट
इसके संपादक मतलब संस्थापक कौन है, मतलब चिपको आंदोलन के संस्थापक का नाम था चंडी प्रसाद भट्ट। राष्ट्रीय नेता सुंदरलाल बहुगुणा है, मतलब इसके राष्ट्रीय नेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है। यह आंदोलन उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का मूल कारण था वन विभाग द्वारा गाँव वालों को अंगू का पेड़ न काटने दिया जाए और एवं विदेशी कंपनी को व्यावसायिक प्रयोग के लिए दिया जाना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि मतलब इस कानून का जो मूल उद्देश्य था कि गांव वालों को जो अंगू का पेड़ था उसे न काटा दिया जाए एवं विदेशी कंपनी को व्यावसायिक प्रयोग के लिए इसे दे दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे भी इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन का निजीकरण क्या है, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न। ठीक है, निजीकरण, तो निजीकरण में समझते हैं ना, निजीकरण मतलब आपका अपना। ठीक है, आपका अपना। ठीक है, एक होता है सार्वजनिक, तो सार्वजनिक में क्या होता है, उसका सब उपयोग कर सकता है, और निजी में आप अपना, आप केवल आप अपने ही यूज कर सकते हैं, या आप जिसकी इजाज़त देंगे वही यूज करेगा। तो निजीकरण के बारे में मैं समझा भी रहा हूँ आपसे ताकि आपको समझ में आए। तो निजीकरण में लिखिएगा, घाटे में चल रही वैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण को कुछ अंश या क्या करें, कुछ अंश या पूरा अंश किसी निजी हाथों में बेच देना निजीकरण कहलाता है। और भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 1921 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए कहेगा, अगर आपसे पूछे कि निजीकरण क्या है, तो लिखिएगा घाटे में अगर कोई सार्वजनिक क्षेत्र चल रहा है, जैसे रेल घाटे में चल रहा था तो सरकार ने क्या बेच दिया। ठीक है, जो हमारा वायुयान था वो घाटे में चल रहा था तो सरकार ने क्या किया, प्राइवेट वाले संस्थानों के साथ मतलब उसको निजीकरण कर दिया, बेच दिया। ठीक है, पूरा अंश दे दिया या कुछ दे दिया, ताकि जैसे लाल किला, तो लाल किला को सरकार ने क्या किया, मतलब प्राइवेट संस्थाओं को दे दिया है, उसको बेच दिया है कि आप इसकी देख रेख कीजिए। तो प्राइवेट संस्थाओं को देने से क्या होता है, देखो कोई सरकारी चीज़ होता है तो आप भी जानते हैं कि सरकारी माल का कैसे आप उपयोग करते हैं। कहते हैं ना कि छोड़ी, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन बहुत अच्छा उदाहरण आया था, लेकिन ये उदाहरण कुछ लड़कियों को बुरा लग सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मतलब उसको बुरा लगे। तो इस प्रकार से पहले निजीकरण में लिखेंगे, अगर पूछे निजीकरण क्या है तो सिंपल से लिख दीजिएगा कि घाटे में चल रही वैसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण का कुछ अंश या पूरा अंश किसी निजी हाथों में, मतलब किसी विशेष व्यक्तियों के हाथों में दे देना ही निजीकरण कहलाता है। और भारत में इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1991 ईस्वी में किया गया था। छुआछूत क्या है, छुआछूत समझते हो पहले, छुआछूत मतलब हम लोग कहते हैं ना कि मतलब जैसे हिंदू ने मुस्लिम का मतलब कुछ छू दिया, वो छू दिया तो मतलब अब हम इस चीज़ में खाएंगे नहीं। हिंदू भी मानता है कि अगर मुस्लिम ने छू दिया तो नहीं खाएंगे, या छोटी जाति के लोग किसी भी चीज़ को छू दिया या कुछ भी किया तो ये छुआछूत माना जाता है। ठीक है, तो छुआछूत में लिखिएगा, छुआछूत एक मानसिक सामाजिक समस्या है। छुआछूत जो है एक सामाजिक समस्या जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जाति के आधार पर भेदभाव करता है, मतलब दूसरे व्यक्ति के जाति के आधार पर भेदभाव करता है, धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। इसकी समाप्ति अनुच्छेद 17 के द्वारा की गई थी। इसकी समाप्ति जो है अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया था तथा अप्रत्यक्षता अधिनियम वर्ष 1955 में बना था। ठीक है, अप्रत्यक्षता जो अधिनियम ये कब बना था, वर्ष 1955 ईस्वी में बना था। सरपंच के बारे में आप क्या जानते हैं, सरपंच के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिएगा सरपंच राज्य की न्यायपालिक प्रधान होते हैं। सरपंच जो है ये क्या होते हैं, तो राज्य के न्यायपालिक प्रधान होते हैं और इसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए बहुमत के आधार पर किया जाता है। इसकी नियुक्ति जो है ये बहुमत के आधार पर 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ग्राम कचहरी में निर्वाचित प्रधान होते हैं, ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रधान होते हैं जिन्हें दीवानी एवं फौजेदारी दोनों ही प्रकार के अधिकार प्राप्त है। मतलब सरपंच को दीवानी एवं फौजेदारी दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो सरपंच के बारे में आप लिख सकते हैं कि सरपंच जो है ये पंचायती राज्य के न्यायपालिक प्रधान होते हैं और इसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए बहुमत के आधार पर किया जाता है, क्योंकि सरपंच का मुखिया के सबका क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव में जिसको बहुमत मिलता है उसे क्या बनाया जाता है, सरपंच बनाया जाता है, मुखिया बनाया जाता है, वार्ड मेंबर बनाया जाता है। तो इस प्रकार से पहले इस प्रश्न का आंसर आप सभी लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, कह रहा है पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। पितृसत्ता अर्थात पिता की प्रधानता वह समाज जिसमें परिवार का प्रधान पिता हो और व्यक्ति की पहचान उसके पिता के नाम से हो, वैसे जैसे समाज में हिंदू व मुस्लिम। ठीक है, तो अब देखिए पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं, अगर ये पूछे तो पितृसत्ता का मतलब आप समझिएगा कि पिता की प्रधानता पर समाज में जिसकी प्रधान होता है, मतलब जिसकी पहचान होता है वही क्या कहलाता है, तो पितृसत्ता कहलाता है। तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में लिखे पितृसत्ता अर्थात पिता की प्रधानता वह समाज जिसमें परिवार का प्रधान पिता हो और व्यक्ति की पहचान पिता से के नाम से, मतलब आपको जब जान रहा है, मतलब आप जैसे फलना कुमार है, ठीक है, फलना कुमार मतलब आपका नाम तो मैं नहीं जानता तो इसलिए मैंने लिख दिया फलना कुमार। ठीक है, तो फलना कुमार कौन है, तो
फलना कुमार का बेटा है, ठीक है, मतलब आपके बाप के नाम से आपको जाना जा रहा है ना, तो यही क्या कहलाएगा, तो पितृसत्ता कहलाएगा, ठीक है। जैसे भारतीय समाज में हिंदू व मुस्लिम, ठीक है, जैसे ये हिंदू है ये मुस्लिम है, तो ये क्या है, ये भी एक पितृसत्ता है, क्योंकि आपकी पिता ने आपका जो जन्म दिया वो हिंदू परिवार में दिया तो आप हिंदू कहलाए, और आपका जन्म जो है ये मुस्लिम परिवार में दिया तो आप मुस्लिम कहलाए, तो ये क्या है, पितृसत्ता ही हो गया। तो इस प्रकार से पहले इस प्रश्न का आंसर आप सभी लिख सकते हैं। दबाव समूह क्या है, टॉप लेवल का प्रश्न, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, आपकी बार भी आने की संभावना है, ठीक है। दबाव समूह उस संगठित समूह को कहते हैं जिसमें समाज हित से जुड़े लोग सम्मिलित होते हैं और वह समूह सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए जनहित का ध्यान देता है। मतलब क्या कहते हैं, दबाव समूह जो होता है, ये दबाव समूह उस संगठित समूह को कहते हैं, एक प्रकार का संगठित समूह होता है, ठीक है, मतलब टीम होता है, और जिसमें क्या है, समाज हित से जुड़े लोग, मतलब समाज को हित करने के लिए, मतलब समाज को भला करने के लिए जो भी लोग जुड़े रहते हैं वह सरकारी नीतियों को प्रभावित करके, मतलब सरकारी नीतियों को क्या करता है, प्रभावित करता है। कहते नहीं, मतलब कोई भी अगर मान लीजिए सरकार कानून लाए तो नहीं ये गलत कानून है, इस पर ध्यान दीजिए ताकि समाज को मतलब इससे फायदा हो, तो जनहित पर वो ध्यान देता है, ठीक है, मतलब सरकारी हितों को वो प्रभावित करता है ताकि जनहित को, मतलब लोगों को इससे फायदा हो, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, दबाव समूह कहेंगे, ठीक है। क्योंकि यह क्या कर रहा है, तो बार बार सरकार पे दबाव बना रहा है, किसी भी प्रकार का कानून ला रहा है तो सरकार पर वो दबाव बनाकर उस कानून को हटा रहा है, उस बिल को हटा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है। आगे बढ़िए। आधुनिकरण क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए, तो लिखिएगा समाज की संरचना में परिवर्तन लाने वाले प्रक्रिया को हम आधुनिकरण कहते हैं, ठीक है। समाज की संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया को ही हम आधुनिकरण कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता है लौकिक मूल्य का महत्व, प्रौद्योगिकी विकास, गतिशीलता में वृद्धि, परिवर्तन में रुचि, व्यक्तिगत आकांक्षाओं का मान्यता, नगरीकरण में वृद्धि, लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि, ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। पूछेगा आधुनिकरण क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखे, तो आधुनिकरण क्या है, तो सिंपल से लिख देंगे समाज की संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया को ही हम आधुनिकरण कहते हैं, मतलब आज का युग कहते हैं, ठीक है। और इसकी प्रमुख विशेषता है लौकिक मूल्य का महत्व बढ़ाना, प्रौद्योगिकी का विकास करना, कल कारखाने का विकास करना, गतिशीलता में वृद्धि लाना, अगर किसी काम धीरे धीरे हो रहा है तो उस काम को जल्दी जल्दी करना, परिवर्तन लाना किसी भी चीज में, व्यक्तिगत आकांक्षाओं को मान्यता देना, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएगा, तो आधुनिकरण कहलाएगा, ठीक है। चलिए 9 प्रश्न हो गए, एक प्रश्न लास्ट प्रश्न हम इस वीडियो का करेंगे और उसके बाद हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में भी हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर मिलेंगे। भारत में हरित क्रांति की मुख्य विशेषताओं को लिखिए, ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है, 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखिएगा हरित क्रांति जिसका संबंध कृषि उत्पादन में वृद्धि से है, मतलब हरित क्रांति का संबंध किससे, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हो, ठीक है, मतलब कृषि जो किसी भी चीज का उत्पादन कर रहा है तो वह कम मात्रा में हो रहा है तो उसमें वृद्धि होना चाहिए, ठीक है। इसकी शुरुआत वर्ष 1960 ईस्वी में हुआ था, इसकी शुरुआत जो वर्ष 1960 के दशक में हुई थी, जिसके जनक माने जाते हैं, अगर आप सभी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है हरित क्रांति के जनक किसे मानते हैं, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को मानते हैं, जिसके जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, और वह विश्व स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलैंग है। एवं विश्व स्तर पर अगर पूछे, विश्व स्तर पर मतलब भारत का पूछे कि भारत स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, और पूरे पूछे कि विश्व स्तर पर किसे हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलैंग को माना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, पहला में लिख दीजिए अधिक उपज देने वाली बीज का उपयोग करना, अधिक उपज जो बीज देगा उसी का हम उपयोग करेंगे ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो, बहुफसली कृषि की शुरुआत हो, एक साथ कई फसल किया जाए इसकी शुरुआत हो, और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवा का प्रयोग किया जाए, सिंचाई सुविधा का विस्तार हो, और कृषि में नई तकनीक का प्रयोग हो, ठीक है, कृषि में नई तकनीक का प्रयोग हो, जिससे क्या हो कि कृषि आसान हो जाए और अधिक से अधिक वस्तुओं का, प्रोडक्टों का निर्माण किया जाए, उत्पादन किया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले हमने आज आपसे को सोशियोलॉजी के मतलब समाज शास्त्र के 10 टॉप लेवल का प्रश्न बताया हूँ सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में आ सकता है इस साल, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी मतलब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर 11 नंबर क्वेश्चन से चर्चा करेंगे, टोटल 50 प्रश्न बताऊंगा, आप लोग देख कर जाइएगा, यहाँ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। केवल आप हम पे विश्वास कीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि जिसने बीएसबी कैरियर पे विश्वास किया वो एग्जाम में झंडा लहराया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।